तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन के बारे में, उससे पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। आज हम चालू करेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं पहले तो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स, फिर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर यूनिट पढ़ने वाले हैं यूनिट वेक्टर के बारे में, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, एक स्केलर को वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में कि वेक्टर के कैसे कंपोनेंट करते हैं, एक वेक्टर का दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये था स्केलर का वेक्टर के साथ, ये है वेक्टर का वेक्टर के साथ। फिर पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, मतलब एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग कैसे होगा, ये सब पढ़ने वाले। और उसके बाद सबसे लास्ट में करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सेकेंड ग्रेड में जितने भी क्वेश्चन आज रखे हैं आज तक, वो सारे के सारे अपन करने वाले हैं। तो मैंने जहाँ तक देखे हैं कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन आ रखे हैं सेकेंड ग्रेड में, और सेकेंड ग्रेड का कोई भी एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंदर कोई भी एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके अंदर वेक्टर से क्वेश्चन ना आए हो। तो वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, सबसे इजी चैप्टर है ये। और एक ही नहीं बल्कि दो दो क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा पूछ रहे हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो किसी दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स करके पूछ रहे हैं। जैसे वेक्टर को एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के साथ मिक्स करके अगला क्वेश्चन पूछ लिया। तो वैसे मतलब मानो ऐसे मानो तो कम से कम दो क्वेश्चन वेक्टर से हर साल पूछे जा रहे हैं, है ना। तो चालू करते हैं वेक्टर। ये एक बार तो तुमको क्वेश्चन दिखा देते हैं, ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे 12 क्वेश्चन आ रखे हैं, गिनते जाना आप। 12 ही एग्जाम हुई है सेकंड ग्रेड की और 12 क्वेश्चन आ चुके हैं। और ये सीधे वही क्वेश्चन उठाए हैं जो सीधे सीधे खाली वेक्टर वाले कंसेप्ट से सोल्व होते हैं। बाकी दूसरे चैप्टर के साथ जो मिक्स होके क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो मैंने लिए ही नहीं है, वो जब वो चैप्टर पढ़ेंगे उनके साथ साथ करते जाएंगे अपन। तो ये इतने 12 क्वेश्चन टोटल अब तक पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले चालू करते हैं वेक्टर। इन फिजिक्स वी डील विथ टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज स्केलर एंड अदर इज वेक्टर। एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। ईच स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड। जैसे मैं बात करूँ 5 किलोग्राम की किसी का वेट, चलो मैं 50 ले लेता हूँ, जैसे मेरा वेट है, किसी का भी वेट है 50 किलोग्राम। तो ये जो 50 किलोग्राम है इसके साथ यूनिट है ये किलोग्राम। किलोग्राम क्या है? यूनिट। किसकी यूनिट? वेट की। लेकिन ये डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है। क्या? डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? स्केलर। क्या बोलेंगे? स्केलर यानी अदिश। अदिश। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल केवल मैग्नीट्यूड हो उसको अपन बोलते हैं अदिश, मतलब बिना दिशा के साथ। तो ये 50 किलोग्राम में कोई दिशा लिख नहीं रखी है, इस वजह से ये क्या हो गया? स्केलर। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ये 50 हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू और ये किलोग्राम हो गई यूनिट। किसकी? वेट की। वेट की यूनिट हो गई। तो यूनिट और मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो केवल, तो वो कहलाएगा स्केलर। क्या कहलाएगा? स्केलर यानी अदिश, बिना दिशा के। इसमें कहीं पे भी दिशा नहीं लिख रखी है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे आई कैप जे कैप के कैप, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा है। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे अपन? स्केलर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 kg। 4 kg मैग्नीट्यूड ऑफ मास इज 4। मैग्नीट्यूड कितना है मास का? 4। एंड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम है। तो 4 × kg, तो ये क्या बन जाएगा? 4 kg। और ये क्या कहलाएगा? स्केलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्केलर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और यूनिट है बस, डायरेक्शन नहीं है। तो इस वजह से क्या हो गया? स्केलर। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल जैसे मास, स्पीड। यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, अगर स्पीड की जगह मैं वेलोसिटी लिख दूं तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसको वेलोसिटी को नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी के अंदर एक ही डिफरेंस है बस, कि वेलोसिटी को अपन डायरेक्शन के साथ, वो आगे देखेंगे अपन। स्पीड के बाद जो डिस्टेंस हो गई, वो डिस्टेंस हो गई, ये भी स्केलर हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय सब सिंपल लॉज ऑफ एल्जेब्रा। जैसे 5 किलोग्राम को जोड़ना है मेरे को 50 किलोग्राम से, तो फिर 50 और 5 55 किलोग्राम का किलोग्राम, ऐसे सिंपल। जैसे अपन
आज तक जोड़ बाकी करते आ रहे हैं, वैसे अपन स्केलर्स की ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ऐसे कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक, चलो वेक्टर के बारे में। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, जैसे ये मैग्नीट्यूड, ये मैंने लिख दिया 5। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए? हैज स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन होनी चाहिए। मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ, मैं इधर ईस्ट वर्ड, मतलब पूर्व की तरफ, ईस्टवर्ड। इट शुड ओबे द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कौन सा लॉ फॉलो करना चाहिए? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? जैसे a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए हो जाए तो इसको बोलते हैं अपन कम्यूटेशन लॉ। क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन लॉ। ए प्लस बी क्या होना चाहिए? बी प्लस ए के बराबर। अगर ऐसा है तो वो इसको क्या बोलेंगे कि वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो पहली चीज कि एक डायरेक्शन होनी चाहिए, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करना चाहिए, और तीसरा ओबेज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, एंड देन ओनली इट सेज टू बी अ वेक्टर। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तभी जाके अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोल पाएंगे? वेक्टर बोल पाएंगे। ठीक है, अब ये कम्यूटेटिव लॉ समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गया, ये लेकिन ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है ये देखेंगे, ये आगे देखने वाले हैं आगे वाले स्लाइड्स में। तो 3 चीजें फॉलो होनी चाहिए, कौन कौन सी? कि वेक्टर में सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, वो तो स्केलर में भी होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक डायरेक्शन होनी चाहिए। दूसरा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसको मैं वेक्टर के साथ लिख दूं तो ऐसे लिखा जा सकता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ओबेज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है ये अपन देखने वाले हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ज्योमेट्रिकली द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विथ एन एरो। एक लाइन, ये देखो ये लाइन, लाइन के साथ एक एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ये जो डायरेक्शन, ये एरो है ना शो कर रही है, वो क्या कर रही है? डायरेक्शन शो कर रही है, डायरेक्शन। मैं पेन ले लेता हूँ दूसरे कलर का। ये क्या शो कर रही है? डायरेक्शन। डायरेक्शन किस तरफ है? ये हेड की तरफ। ठीक है, ये लाइन, लाइन इसकी क्या बता रही है? लेंथ। क्या बता रही है? लेंथ। और लेंथ को ही अपन क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो ज्योमेट्रिकली द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? लाइन से, और उसके आगे क्या होता है? एक एरो। और जो एरो होती है वो क्या बताती है अपन को कि डायरेक्शन वेक्टर की किस तरफ है। ठीक है, और ये जो लेंथ है इसी को अपन क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से 2 चीजें याद रखने वाली कि जिस तरफ एरो कर रखा हो उस तरफ तो वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी, और जितनी लेंथ है लाइन की वही उसका क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन ऐसे, ए और ऊपर ऐसे एरो लगा दिया। क्या लगा दिया? एरो। तो ये क्या हो गया? ए वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? ए वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए वेक्टर। और कभी कभी इसको बोल्ड लेटर के साथ लिख दिया जाता है, तो ये अपने ज़्यादा काम का नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी किताबें आती है उसमें से बोल्ड लेटर में लिखा जाता है वेक्टर्स को। तो अपन जब भी लिखेंगे कैसे लिखेंगे? ए और ऊपर क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ए वेक्टर। ठीक है। ठीक। अब कुछ पॉइंट्स है जो वेक्टर के बारे में आपको सीधे सीधे समझ के याद रखने हैं, है ना? तो इफ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब एक वेक्टर को उसके पैरेलल, मतलब ये वेक्टर है उसके पैरेलल, मैं यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं पे भी अगर पैरेलल ही खिसकाऊं तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा, लेकिन उस वेक्टर को थोड़ा सा मैं अगर चेंज कर दूं, उसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं तो फिर वो चेंज हो जाएगा। मतलब वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या रहनी चाहिए? एक ही तरफ रहनी चाहिए। इधर अगर देखें अपन तो देखो ये ए वेक्टर की डायरेक्शन है। उसी तरफ सी वेक्टर की डायरेक्शन है। ए वेक्टर को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इधर ले आए तो तीनों की डायरेक्शन, ए की, बी की और सी की, तीनों की डायरेक्शन किस तरफ है? एक ही तरफ है, हाँ या ना? ए की, बी की और सी की तीनों की डायरेक्शन किस तरफ है? एक ही तरफ है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? सी वेक्टर। लेंथ में चेंज नहीं आना चाहिए। किस में चेंज नहीं आना चाहिए?
लेंथ में चेंज, वेक्टर की जो ये लाइन बना रखी है उसकी लेंथ में चेंज नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज और किस में चेंज नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं कर सकते अपन, कि अपन लाइन को रोटेट नहीं कर सकते, मतलब घुमा नहीं सकते, रोटेट नहीं कर सकते। उसके अलावा अपन पैरेलल यानी समांतर, इसके समांतर, ये देखो ये लाइन और ये लाइन समांतर है, ए और सी भी क्या है, समांतर है। तो किसी भी वेक्टर को, किसी भी सदिश को मैं क्या कर सकता हूँ, समांतर एक जगह से दूसरी जगह हिला सकते हैं। उसकी लेंथ में, उसकी लंबाई में कोई कमी या इंक्रीज नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उसको लाइन को ऐसे अपन, जैसे ये ए वेक्टर था ना, ए वेक्टर ये ऐसे था, एक वेक्टर, इसको घुमा के ऐसे नहीं कर सकते। ये ए वेक्टर से अगर मैंने इसको घुमा दिया तो फिर ये ए वेक्टर नहीं रहेगा। आगे बात समझ में, ये वेक्टर चेंज हो जाएगा, फिर इसको इसको दूसरा नाम देना पड़ेगा, ए डैश ऐसे, समझ गए। तो वेक्टर को क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैरेलल समांतर एक जगह से दूसरी जगह हिला डुला सकते हैं, है ना। तो उसमें चेंज, तो उस वेक्टर में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा, इफ अ वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अदर देन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, अदर देन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इट चेंजेस। देखो, एक वेक्टर को मैं अगर 360 डिग्री के मल्टीपल, मतलब गुणा, यहाँ तो मैं कितना घुमा सकता हूँ 360 डिग्री, यहाँ कितना घुमा सकता हूँ 2 × 360, मल्टीपल ये है इसका, 2 का गुणा कर दिया। यहाँ फिर कितना घुमा सकते हैं 3 × 360 डिग्री, तो यहाँ तो 360 डिग्री घुमा सकते हैं, 720 डिग्री घुमा सकते हैं, 720 और 360 कितना हो जाएगा 1080, ऐसे 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 घुमा सकते हैं। मतलब 360 डिग्री के गुणांक में ही होना चाहिए, उतना अगर घुमाएं अपन तो उस वेक्टर में चेंज नहीं आएगा। अदरवाइज अगर इन मल्टीपल्स के अलावा किसी और एंगल से रोटेट किया अपन ने तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक, बताते हैं ऐसा क्यों। ये ए वेक्टर है ना, अगर मैं इस ए वेक्टर को घुमा के इतना कर दूं, कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमाते ही इतना हो जाएगा। अगर मैं 90 डिग्री घुमाऊँ तो कितना हो जाएगा, ये इतना, ए को 90 घुमाया इतना हुआ, 180 घुमाया इतना हुआ, 270 घुमाऊंगा यहाँ से 270, तो ये ऐसा बन जाएगा 270, 270 डिग्री। और पूरा 360 डिग्री घुमाऊं तो क्या वापस इसी पे नहीं आ जाएगा, वापस इसी लाइन पे नहीं आ जाएगा ये। तो इसीलिए 360 डिग्री घुमाने से, ये वेक्टर ए वेक्टर 90 डिग्री घुमाया, 180 डिग्री घुमाया, 270 डिग्री घुमाया और 360 डिग्री घुमाया। 360 डिग्री घुमाते ही ये वापस ये वेक्टर कहाँ पे आ गया, उसी पोजीशन में, उसी के पैरेलल आ गया या फिर उसी के ऊपर वापस आ गया। तो 360 डिग्री घुमाऊं या फिर मैं 720 डिग्री घुमाऊं, 720 डिग्री घुमाऊं या 1080 डिग्री घुमाऊं, ये वाले एंगल 360 के जो मल्टीपल है, 360 के जो गुणनफल है, उनको इतने एंगल से घुमाऊं तो वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में। ठीक है। इसके अलावा किसी भी और एंगल से घुमाते ही वो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, इफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रांसलेटेड और रोटेटेड द वेक्टर डज नॉट चेंज थ्रो इट्स कंपोनेंट में चेंज। देखो, ये वाई एक्सिस, देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, पहले ये वेक्टर कैसे था, ये वेक्टर ये रहा, ये वेक्टर ऐसे था, ये बना रखा है वेक्टर, इसका नाम दिया हुआ है ए वेक्टर। अगर मैं इस रेफरेंस फ्रेम को थोड़ा सा रोटेट कर दूं, देखो ये इधर रोटेट कर दिया, ये एक्स डैश बन गया, ये वाई डैश बन गया, वाई डैश, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे थी, थोड़ा सा यूं रोटेट कर दिया तो एक्स डैश बन गया, ये वाई डैश बन गया। अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूं यहाँ से ऐसे, तो ये वेक्टर में चेंज नहीं आएगा, ये जो वेक्टर पहले से बना रखा था उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आई बात समझ में। उसके कंपोनेंट चेंज हो सकते हैं, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, ए वेक्टर बराबर आई कैप, मतलब मान लेते हैं कि 2 i कैप प्लस 3j कैप था, 2 i कैप प्लस 3j कैप था। तो ये दूसरी वाली फ्रेम में ए डैश वेक्टर नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा, ए ही वेक्टर कहलाएगा। हो सकता है ये कि 3i डैश कैप प्लस 4j डैश कैप, ऐसे ये कंपोनेंट चेंज हो सकते हैं इसके, लेकिन ये जो वेक्टर रहेगा ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई बात समझ में, ठीक है। हालांकि अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आए तो ज़्यादा दौड़ लेने की बात नहीं है।
अगला, टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए, रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ? कैसे? दो वेक्टर को, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को अपन इक्वल कर सकते हैं। इक्वल कब लिख सकते हैं? जब ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। मतलब मैग्नीट्यूड को अपन ऐसे लिखते हैं, आगे देखेंगे अपन, लेकिन ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो? सेम हो। मतलब दोनों की लंबाई समान हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? लंबाई। ए वेक्टर की लंबाई और बी वेक्टर की लंबाई दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और दोनों की डायरेक्शन, दोनों की दिशा, जिस तरफ एरो का साइन है वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब जाके अपन क्या कर पाएंगे? तब जाके अपन क्या लिख पाएंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है? सेम है। अगर आपने लिखा नहीं है तो ये पॉज करके लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये मिटाने वाला हूं मैं पूरा। ठीक है। ए वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर को दोनों को इक्वल कब करेंगे? जब दोनों की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए? लेंथ ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर की लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डायरेक्शन क्या ऑफ क्या होना चाहिए? बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम तब कहलाएंगे जब दोनों की लेंथ बराबर हो और दोनों की डायरेक्शन बराबर हो। आई बात? Angle between two vectors means smaller of two angles between the vectors when they are placed tail to tail by displacing either parallel vectors to itself। अब दो वेक्टर के बीच में अपन को अगर एंगल देखना हो तो कैसे देखेंगे? कि दो वेक्टर को टेल से टेल मिलाना है। सबसे पहले तो हमको पता पड़ना चाहिए, क्या पता पड़ना चाहिए? कि दो वेक्टर की टेल क्या कहलाती है। सबसे पहले ये वेक्टर का जो जिस तरफ ये एरो बना रखा हो इसको क्या बोलते हैं अपन? हेड। क्या बोलते हैं इसको? हेड। तो ये पीछे वाला लास्ट वाला भाग जो भाग है इसको बोलते हैं अपन टेल। हेड पता चल गया, टेल पता चल गया। अब दो वेक्टर्स के बीच में अगर मेरे को एंगल निकालना हो तो क्या करूंगा मैं? पहले वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाऊंगा। अगर मिले हुए हैं तो ठीक है, दोनों के बीच में जो एंगल बना रखा है किस, और वो एंगल छोटे वाला, बड़े वाला नहीं। देखो एक तो एंगल ये भी कहलाएगा, ये वाला एंगल। अपन को ये वाला एंगल नहीं लेना है। कौन सा लेना है? जो दोनों में से जो छोटा वाला एंगल हो वो वाला। तो ये छोटा वाला एंगल ले लिया था अपन ने, थीटा। है बात समझ? ये वाला लिया, ये वाला नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल क्या है? छोटा है। अगर मिले हुए ना हो दोनों टेल से टेल तो क्या करेंगे? एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके, बताया था अभी कि एक वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, समांतर एक जगह से दूसरी जगह खिसका सकते हैं अपन, उससे वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करूँ? देखो इधर ए वेक्टर की हेड से बी वेक्टर का टेल मिल रखा है, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर का क्या मिल रखा है? टेल। तो ये तो चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? टेल से टेल को मिलाना पड़ेगा, टेल से टेल को मिलाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ? या तो ए वेक्टर को खिसका के आगे ले जाऊँ, ठीक है। ए वेक्टर को, देखो ए वेक्टर को यहाँ से पैरेलल ऐसे शिफ्ट करके यहाँ पे आगे ले जाऊँ तो ये वाला जो एंगल कहलाएगा वो अपना क्या बन जाएगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। क्योंकि ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं आगे, उतनी ही लेंथ खिसका के आगे किया जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं तो क्या कर सकते हैं? और कि बी वेक्टर को यहाँ से खिसका के मैं ऐसे ले जाऊँ, बी वेक्टर को यहाँ से खिसका के मैं कैसे ले जाऊँ? ऐसे ले जाऊँ। तभी यही रहेगा एंगल। या तो तुम ए वेक्टर को खिसका लो या फिर बी वेक्टर को खिसका लो, लेकिन ध्यान क्या रखना है? वेक्टर को ऐसे घुमाना नहीं है। क्या करना है? पैरेलल शिफ्ट करना है, पैरेलल। या तो ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दो, ऐसे सीधा सीधा पैरेलल शिफ्ट कर दो, या फिर बी वेक्टर को ऐसे ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दो इधर। आगे बात समझो? तो ऐसे यहाँ से अपन कैसे क्या देख सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? पैरेलली शिफ्ट करके एक वेक्टर को, ठीक। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर, सबसे पहले हाँ चलो यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर किसको बोलेंगे? यूनिट वेक्टर नाम से ही क्लियर है, यूनिट। यूनिट मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इकाई। क्या बोलते हैं इसको? इकाई। इकाई मतलब होता है एक। इकाई मतलब एक। ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ क्या हो? जिसकी लेंथ कितनी हो? एक यूनिट। जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? नाम से ही क्लियर है ना, ये नाम से ही लिख रहे हैं अपन। यूनिट मतलब इकाई, इकाई मतलब एक। एक क्या होगी? लेंथ। लेंथ कितनी हो? एक। आई बात समझ में? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब वन मैग्नीट्यूड, एंड पॉइंट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हो। एनी वेक्टर कोई भी ले लिया मैंने, ए वेक्टर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर
कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ए कैप इन दैट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। इसको समझते हैं। जैसे मेरे को लिखना हो, यहाँ पे एक मिनट में ब्लैक इंक ले लेता हूँ। ये मैंने लिख दिया, एक वेक्टर बना दिया जिसकी लेंथ कितनी है 5 यूनिट, जिसकी लेंथ कितनी है 5 यूनिट, और इसकी डायरेक्शन तुमको दिख रहा है किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। अगर मेरे को ये वेक्टर लिखना हो, क्या करना हो, ये वेक्टर लिखना हो, इस वेक्टर का नाम दे दिया मैंने ए वेक्टर। क्या दे दिया इस वेक्टर का नाम? ए वेक्टर। तो ए वेक्टर किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड इनटू, क्या करना है, मैग्नीट्यूड इनटू किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाली डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ। एक्स वाली डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देखो क्या लिखा हुआ है, आई कैप। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, आई कैप। तो ये क्या बन जाएगा, 5 आई कैप। क्या बन गया ये, 5 आई कैप। आगे बात समझ में। देखो, एनी वेक्टर ए वेक्टर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर है, उसका प्रोडक्ट किसके साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड के साथ। किसके? मैग्नीट्यूड के साथ। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड 5 हो गया, और ए वेक्टर की डायरेक्शन में क्या है, एक्स की डायरेक्शन में था ए वेक्टर, तो एक्स की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है अपन ने उसको क्या लिखा, आई कैप लिखा है। तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, 5 आई कैप। तो कोई भी वेक्टर ए वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए अपन जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं जैसे आई कैप, इसको ऊपर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये आई तो लिखा हुआ है और ऊपर ऐसे टोपी जैसा बना दिया, इसलिए बोलते हैं इसको आई कैप। आई कैप लिखा हुआ है। आई कैप क्या है? आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। क्या है ये, यूनिट वेक्टर है। वैसे ही मेरे को जे कैप लिखना हो तो जे कैप क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर जे कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन। वैसे ही मेरे को के कैप लिखना हो तो क्या बन जाएगा, ये यूनिट, देखो ये जेड डायरेक्शन के साथ में क्या लिख रखा है, के कैप। ऊपर वाली डायरेक्शन के साथ क्या लिख रखा है, जे कैप। तो के कैप क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ जेड ना। जेड की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको क्या बोलते हैं अपन, कैप। यूनिट वेक्टर हैज नो डायमेंशन एंड यूनिट। एक यूनिट वेक्टर की कोई डायमेंशन और यूनिट नहीं होती है। यूनिट वेक्टर अलोंग डायमेंशन, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ अ रेगुलर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डिनोटेड बाय आई कैप, जे कैप और के कैप। ये मैंने बता दिया। आई कैप किस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन में, जे कैप वाई डायरेक्शन में और के कैप जेड डायरेक्शन में। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इनकी लेंथ किसके बराबर होगी, एक के बराबर। डेफिनेशन ही यही थी कि ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ कितनी हो 1 यूनिट, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो आई कैप क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है तो उसकी लेंथ कितनी कहलाएगी, 1। कितनी बोलेंगे, 1। जे कैप की डायरेक्शन, जे कैप वाई की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है तो उसकी भी लेंथ 1। के कैप क्योंकि यूनिट वेक्टर है, जेड डायरेक्शन है, तो उसकी उसकी लेंथ भी या फिर उसका मैग्नीट्यूड भी क्या कहलाएगा, 1। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। 3 वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर शोन इन फिगर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो तीनों में अपन को बता रखा है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो ये अपने लिए एक अच्छी बात बन गई। सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, ए और बी दोनों के बीच का एंगल। ये ए वेक्टर बना रखा है ऊपर की ओर, बी वेक्टर बना रखा है नीचे की ओर। मैं क्या कर सकता हूँ, इस बी को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, मतलब समांतर ऐसे खिसका के यहाँ पे ला सकता हूँ, हाँ या ना। तो मैं ए वेक्टर को यहाँ से बी वेक्टर को, सॉरी बी वेक्टर को कहाँ से, यहाँ से खिसका के कहाँ ले आया, यहाँ पे ले आया। तो ये क्या बन जाएगा, ये भी बी वेक्टर ही तो रहेगा, हाँ या ना, ठीक है। सी वेक्टर को यहाँ से खिसका के भी मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, क्या कर सकते हैं, यहाँ से खिसका के वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो मैं सी वेक्टर को भी यहाँ से खिसका के यहाँ पे ले आया, हाँ या ना। तो सी वेक्टर इसके पैरेलल खिसका के यहाँ से यहाँ ले आया। अब जो एक्स एक्सिस के साथ बी बना रहा था एंगल, वो कितना था, 30 डिग्री। कितना था,
30 डिग्री। और वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के साथ जो सी बना रहा था एंगल, कौन बना रहा था, सी, वो कितना एंगल था 45 डिग्री। देखो ये 45 डिग्री। बी बना रहा था वो 30 डिग्री था, सी बना रहा था वो 45 डिग्री था। आई बात समझ में? ठीक है। अब मेरे को सबसे पहले बताना है ए और बी के बीच में एंगल कितना। ए वेक्टर ये ना, ए वेक्टर की टेल से बी वेक्टर की टेल भी मिल गई पैरेलल शिफ्ट करने के बाद, हाँ या ना। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, तो ये 30 ऊपर और ये 30 नीचे, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा 60 डिग्री, हाँ या ना। अब मेरे को दिखना है बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल। बी वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर ये रहा। अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ एक्स एक्सिस से, तो ये बी जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से वो 30 डिग्री है और सी बना रहा है वो 45 डिग्री है। मेरे को निकालना है बी और सी के बीच का एंगल। तो मैं क्या करूँगा 45 डिग्री में से 30 डिग्री को अगर घटा दूं तो मेरे को बी और सी के बीच का एंगल मिल जाएगा, ये वाला। देखो ये पूरा है 45, ये पूरा कितना है 45, उसमें से ये थोड़ा सा बचा है ये 30 है। तो ये वाला एंगल मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूँगा 45 डिग्री में से 30 डिग्री को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, हाँ या ना। तो 45 में से 30 डिग्री गए तो कितना बचेगा 15 डिग्री। एंगल निकालने के लिए सबसे पहले जो बात ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि टेल से टेल मिला होना चाहिए बस। बाकी फिर तुम एंगल ऐसे ही आसान से निकाल सकते हो आराम से। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, क्या करना है मेरे को, अब एंगल निकालना है ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में। किसके किसके बीच में, ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में। ए वेक्टर ये जो एक्स एक्सिस के साथ ऊपर की ओर कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। सी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ नीचे की ओर बना रहा है 45 डिग्री। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 30, और 45 को क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। ऊपर की ओर 30, नीचे की ओर 45, तो 30 और 45 को क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो कितना बन जाएगा 75 डिग्री, हाँ या ना। तो ये अपने आंसर हो जाएंगे। क्या ध्यान रखने वाली बात है, क्या सीखने वाली बात है कि एंगल निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेल से टेल को मिलाना पड़ेगा, टेल टू टेल मिलाना पड़ेगा, टेल एक सेकेंड, टेल टू टेल मिलाना पड़ेगा, टेल टू टेल मिलाना पड़ेगा, तब जाके अपन क्या कर सकते हैं एंगल निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अ यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट इज डिफाइंड एज आई कैप। ईस्ट की ओर अगर कोई डायरेक्ट मतलब कोई भी यूनिट वेक्टर है और वो ईस्ट की ओर है तो उसको लिखा जाएगा आई कैप। ऐसा क्वेश्चन में बोला है। अपन जनरली लिखते हैं एक्स की डायरेक्शन वाले को आई कैप, वाई की डायरेक्शन वालों को जे कैप, और जेड की डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं अपन के कैप। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि कोई वेक्टर यदि ईस्ट की तरफ है तो उसको आई कैप के साथ लिखना है यूनिट वेक्टर को। अब फोर्स 10⁵ डाइंस एक्ट्स वेस्टवर्ड, किस तरफ, ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी वेस्ट की डायरेक्शन में क्या कर रहा है एक फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन किस डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन को ईस्ट बोल दूं तो जो वेस्ट वाली डायरेक्शन होगी उसी को तो वेस्ट बोलेंगे ना, ईस्ट के अपोजिट तो वेस्ट होता है, पूर्व के उल्टा क्या होता है पश्चिम, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट हो गया। इस डायरेक्शन को क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में आई कैप, तो मैं वेस्ट को इसके अपोजिट क्या करेंगे, इसके अपोजिट। अगर ये आई कैप है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाले को आई कैप बोलेंगे, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को क्या बोलेंगे माइनस के साथ आई कैप। माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो गई जस्ट अपोजिट। तो क्योंकि ईस्ट को क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आई कैप लिखना है, तो मैं वेस्ट को क्या लिख सकता हूँ माइनस का आई कैप। क्वेश्चन में पूछा है कि रिप्रेजेंट फोर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप, फोर्स को क्या करना है आई कैप के टर्म्स में लिखना है। तो फोर्स वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्या होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनटू क्या होता है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन बताता है वो कौन बताता है अपन को, यूनिट वेक्टर। कौन बताता है, यूनिट वेक्टर, हाँ है ना, ये बताया था। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड दे रखा है क्वेश्चन में 10⁵ डाइन, क्या देख रहा है, क्या दे रखा है 10⁵ डाइन, इनटू डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप, क्योंकि वेस्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ, और ईस्ट वाले को आई कैप लिखा हुआ है, ईस्ट वाले को आई कैप लिखा है, और फोर्स एक्ट कर रहा है वेस्ट की ओर,
तो ईस्ट के अपोजिट हो गया वेस्ट, तो अगर ईस्ट को आई कैप लिखेंगे तो वेस्ट को मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का आई कैप। तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, माइनस आई कैप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। इसको आगे कैसे लिखेंगे, -10⁵, ये माइनस जो था वो मैंने आगे की ओर लिख दिया, 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन आई कैप, या फिर आई कैप डाइन ऐसे लिख सकते हो, आगे पीछे उसमें कर सकते हो। आई बात समझ में। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। मतलब एक स्केलर, स्केलर मतलब तो समझते हो तुम, स्केलर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, जैसे 5 किलोग्राम बताया था स्टार्टिंग में, 5 किलोग्राम, 2 मीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सब क्या हो गए, स्केलर है, इनके साथ कोई डायरेक्शन नहीं लिख रखी है। अगर इनका मल्टीप्लाई करना हो मेरे को किसके साथ, वेक्टर के साथ, तो मैं बोल देता हूँ लेट लेमड़ा बी अ स्केलर। लेमड़ा क्या है, एक स्केलर है, और उसका मल्टीप्लाई मेरे को करना हो ए वेक्टर के साथ, लेमड़ा इंटू ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए वेक्टर को थोड़ी देर पहले इधर देखो ऊपर, ए वेक्टर को यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर को, ए वेक्टर बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। क्या लिख सकते हैं अपन ए वेक्टर को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, हाँ या ना। ये बात ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन में, लगभग हर क्वेश्चन में काम आएगी ये वाली बात। तो किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसकी डायरेक्शन। ए कैप क्या है, ए वेक्टर की डायरेक्शन, है ना। ए मैग्नीट्यूड क्या है, इस वेक्टर की लेंथ, समझ गए बात को। तो ये चीज याद रखनी है। तो किसी भी वेक्टर को अपन क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन के साथ लिख सकते हैं। तो मैंने लेमडा को तो वैसे के वैसे लिख दिया। तो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं अपन, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर की डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर हो गया। और यूनिट वेक्टर को अपन किसके साथ लिखते हैं, ए कैप के साथ। एक बार मैं फिर से और समझा देता हूँ यहाँ पे, किसी भी वेक्टर को, ए वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर हो गया, अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरे को किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर अपॉन, देखो ए वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन, इसको मैं नीचे भेज देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या भेज दिया मैंने, नीचे। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है, आपको याद होना ही चाहिए। इसी से 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे प्रीवियस ईयर के, और अगर ये याद नहीं है तो बहुत मुश्किल होने वाली है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, लेमडा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। तो लेमडा इंटू ए एक फिर से स्केलर बन गया, क्योंकि ए क्या है, लेंथ ही तो है। ए वेक्टर की लेंथ को ही अपन ने मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोला है। तो लेमडा इंटू ए एक स्केलर बन गया इंटू ए कैप। तो देखो इस उसकी लेंथ में किसका मल्टीप्लाई हो गया है, लेमडा का। जब जो कोई पहले ए वेक्टर था, ए वेक्टर को अपन ने लेमडा से मल्टीप्लाई किया, तो उसकी लेंथ कितने टाइम्स बढ़ गई, लेमडा टाइम्स बढ़ गई। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इफ स्केलर, if a scalar is multiplied by a vector, वेक्टर के साथ, किसी वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होता है, देन इट्स मैग्नीट्यूड, क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ, मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ इंक्रीजेस बाय लेमडा टाइम्स, कितने टाइम्स, लेमडा टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। या फिर लेमडा अगर 0.1 हो तो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। या फिर इंक्रीजेस की जगह अपन कुछ मल्टीप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, कितनी बार कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा, लेमडा टाइम्स मल्टीप्लाइड हो जाएगा। आई बात समझ में। तो स्केलर किसी भी, स्केलर क्या करता है, किसी भी वेक्टर में उसकी लेंथ को चेंज करता है, क्या करता है, लेंथ को चेंज करता है। आई बात समझ में, ठीक है। ये तुम पॉज करके एक बार नोट कर सकते हो, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, ये इरेज कर दिया। देखो लेमडा इंटू ए वेक्टर क्या करते हैं, स्केलर का मल्टीप्लाई, मतलब लेमडा स्केलर और ए वेक्टर क्या हो गया, एक मल्टीप्लाई, ए वेक्टर क्या है, एक वेक्टर हो गया। मैं अगर ऐसे एज्यूम करूँ, इफ लेमडा इज इक्वल्स टू -1, लेमडा क्या हो, -1, और मैं ए वेक्टर के साथ इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो गई, -1 इंटू ए वेक्टर, लेमडा इंटू ए वेक्टर। तो ये क्या बन गया, माइनस का ए वेक्टर, क्या हो गया, माइनस का ए वेक्टर। आई बात समझ में। पहले कोई वेक्टर ऐसे था, फिर उसके अंदर मैंने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो वेक्टर कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, हाँ या ना। लेंथ में कोई चेंज नहीं आया है, इसका मैग्नीट्यूड वही है, लेकिन ये जो माइनस आ गया है वो किस वजह से आ गया, इस स्केलर की वजह से। इस स्केलर ने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को ही बदल दिया, हाँ या ना।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ स्केलर इज नेगेटिव देन द डायरेक्शन ऑफ न्यू वेक्टर किसको बोल रहा हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वेक्टर आ रहा है, न्यू वेक्टर विल बी ऑपोजिट टू द ओरिजिनल ओरिजिनल वेक्टर की कौन सी कैसी डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी, अगर क्या हो, लेमड़ा क्या हो, नेगेटिव हो, है ना, आई बात समझ में। ठीक है, ये भी तुम पॉज करके उतार सकते हो। माइनस की वजह से क्या हो गया, कोई वेक्टर, अभी पीछे वाला अपन ने क्वेश्चन किया था, आई कैप को अपन ने ईस्टवर्ड को क्या लिखा था अपन ने, पूर्व की तरफ वाली दिशा को क्या लिखा था, आई कैप। क्वेश्चन ने पूछा था कि क्वेश्चन ने बोला था कि फोर्स जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन में लग रहा है, तो आई कैप को अपन ने माइनस आई कैप लिख दिया था, अपोजिट वाली डायरेक्शन को। यहाँ पे अगर स्केलर माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्शन जैसे अपोजिट होगी नहीं होगी, ए वेक्टर ये था तो इसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन हो गई है ना। ठीक है, पॉज करके तुम एक बार नोट कर सकते हो। अगर लेमडा इज इक्वल टू -5 हो और कोई वेक्टर हो ए वेक्टर, पहले ये ए वेक्टर ऐसे था, माइनस का मल्टीप्लाई करने की वजह से कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। माइनस का 1 होता तो दोनों के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता, लेकिन माइनस का क्या है, 5 है, तो ये कितने गुना हो जाएगा इसका, ओरिजिनल वाले का 5 गुना हो जाएगा। ये अगर इसकी लेंथ थी 2 यूनिट, कितनी थी, 2 यूनिट, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस तो क्या करेगा, डायरेक्शन में चेंज करेगा, और ये जो 5 है वो उसकी लंबाई के साथ सीधी सीधी मल्टीप्लाई होगा, बताया था स्टार्टिंग में ही, ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितनी यूनिट हो जाएगी लेंथ, 10 यूनिट। ठीक है, एक बात और जैसे ये है ए वेक्टर, क्या है ये, ए वेक्टर, मेरे को 2a वेक्टर बनाना हो, ये है ए वेक्टर, 2a वेक्टर बनाना हो तो क्या करूँगा, इसके बराबर लंबाई नहीं चाहिए, इसकी कितनी लंबाई चाहिए, 2 गुना लंबाई चाहिए, तो यहाँ से कितना करूँगा, 2 गुना लंबाई वाला बनाऊंगा मैं, 2, ये गुना होगी, ये 2 गुना होगी, हाँ या ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर। अगर मेरे को 10 मतलब 5 गुना बनाना हो, 5a वेक्टर बनाना हो तो क्या होगा, ये 5 गुना लंबाई हो जाएगी, 2 3 4 और 5, देखो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 5 गुना, तो ये कितना क्या कहलाएगा, ये 5a वेक्टर। ये a वेक्टर इसके डबल लंबा है, इस वजह से 2a वेक्टर, इसके 5 टाइम्स है, इस वजह से 5a वेक्टर, है ना। मेरे को माइनस ए वेक्टर बनाना हो, क्या बनाना हो, माइनस का ए वेक्टर, तो माइनस क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन को पलट देगा, माइनस क्या करेगा, डायरेक्शन को जस्ट ऑपोजिट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए वेक्टर। माइनस का 2a वेक्टर बनाना हो तो माइनस क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा, 2 क्या करेगा, लेंथ को डबल करेगा, क्या करेगा, लेंथ को डबल करेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेंथ किस कैसी होगी, इस ए वेक्टर की डबल लेंथ, ये डबल लेंथ होगी, हाँ है ना, और डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। 5a बनाना हो तो 5 टाइम्स लंबा हो जाएगा इस तरफ, तो स्केलर का मल्टीप्लाई करने का यही मतलब है। अगर नेगेटिव हुआ तो क्या करेगा, डायरेक्शन में चेंज करेगा, अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो क्या करेगा, पॉजिटिव हुआ तो क्या करेगा, मैग्नीट्यूड में चेंज करेगा, और नेगेटिव के साथ कुछ और नंबर लिख रखा है, जैसे माइनस का 2 था, -2a, तो -2a क्या करेगा, डायरेक्शन में चेंज करेगा, प्लस क्या करेगा, मैग्नीट्यूड में चेंज करेगा। तो नेगेटिव नंबर हुआ कोई तो क्या करेगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में चेंज आएगा, लेकिन अगर कोई नंबर पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहा है किसी वेक्टर के साथ तो खाली क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, है भी बात समझ में। ठीक है, तो ये पोस्ट करके तुम उतार सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी m इज इक्वल टू 3 kg इज मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर। एक फिजिकल क्वांटिटी है कितनी, 3 kg, कितनी है, 3 kg, वो मल्टीप्लाई हो रही है किसी ए वेक्टर के साथ, सच दैट एफ वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। एफ वेक्टर क्या करनी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, इफ सबसे पहला यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, पहले में क्या है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्टवर्ड, किस तरफ है, ईस्टवर्ड,
ईस्ट की डायरेक्शन में कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 kg। तो क्वेश्चन में भी दे रखा है एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए वेक्टर। एम इंटू देखो ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्यों है क्योंकि पीछे डायरेक्शन लिख रखी है। एम वेक्टर क्यों नहीं है क्योंकि पीछे डायरेक्शन नहीं है, खाली मास है। ठीक है, तो एम की वैल्यू मैं लिख देता हूँ 3 kg इंटू ए की वैल्यू क्या लिख दी मैंने सबसे पहले वाले पार्ट में क्या दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया ना, क्या बन जाएगा ये 9, 3 इंटू 3 कितना बन जाएगा 9 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 9 और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुम आगे जाके पढ़ोगे, इसी को क्या बोलते हैं अपन न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको न्यूटन। और डायरेक्शन क्या आई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ है ईस्टवर्ड। किस डायरेक्शन में लिख रहा है ईस्टवर्ड, तो 9 न्यूटन किस डायरेक्शन में आ जाएगा ईस्ट वाली डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स जो आया अपना एफ आया, एफ इज इक्वल टू कितना आया 9 न्यूटन ईस्टवर्ड, 9 न्यूटन ईस्टवर्ड है ना। ठीक है, तो एफ की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता चल गया। एफ का मैग्नीट्यूड कितना है 9, डायरेक्शन क्या है ईस्टवर्ड। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या बोला हुआ है दूसरे पार्ट में है ए इस बार कितना है -4 मीटर नॉर्थवर्ड, -4 मीटर कितना है नॉर्थवर्ड। एफ वेक्टर इज इक्वल टू सीधा सीधा लगेंगे एम इंटू ए वेक्टर। एम की वैल्यू है ऊपर देखिए 3 किलोग्राम इंटू ए की वैल्यू लिखेंगे -4। एम ए की वैल्यू कितनी है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थवर्ड। ठीक है, किस डायरेक्शन में है नॉर्थवर्ड। शायद आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं 3 इंटू 4, ये देखो 3 इंटू माइनस का 4 कितना बन जाएगा -12 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखा था अपन ने न्यूटन, तो यहाँ पे मैं न्यूटन लिख देता हूँ। और डायरेक्शन क्या है नॉर्थ, किस तरफ है नॉर्थवर्ड। किस डायरेक्शन में है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। इसको और आगे सॉल्व करके लिखें तो -12 न्यूटन नॉर्थवर्ड। देखो ये माइनस और नॉर्थ को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बन जाएगा ये देखो ये नॉर्थ, इसके जस्ट अपोजिट बन जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई करते ही। नॉर्थ में माइनस का मल्टीप्लाई किया, बताया था किसी भी वेक्टर में -1 का मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाता है जस्ट अपोजिट वाला वेक्टर। पहले ये नॉर्थ था, -1 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो किस तरफ बन जाएगा ये जस्ट अपोजिट वाला। तो माइनस इंटू नॉर्थ वर्ड करूंगा, माइनस इंटू नॉर्थ करूंगा तो नॉर्थ के जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन मतलब साउथ वाली डायरेक्शन बन जाएगी। हाँ है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 न्यूटन साउथवर्ड। माइनस और नॉर्थ को मिला के क्या लिख सकते हैं अपन साउथ, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होते ही वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाती है अपोजिट हो जाती है। ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ है ना, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर, तो आज के लिए इतना ही। और ये जो एडिशन वाला एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये 3 टॉपिक बाकी के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।